नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं टॉमस हार्डी के एक बहुत ही मशहूर नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव की। ये एक ऐसी कहानी है जहां मोहब्बत, जुनून और किस्मत ये सब टकराते हैं एक बंजर जमीन की बेपनाह ताकत से। अब देखिए, इस नॉवल को अगर सच में समझना है ना, तो इसकी चाबी इसके सबसे ज़रूरी किरदार को समझने में है। और मज़े की बात यह है कि वो किरदार कोई इंसान है ही नहीं, बल्कि वो जगह जहाँ ये पूरी कहानी कह सकते हैं कि सांस लेती है। एग्डन हीथ। हार्डी खुद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जगह इंसान के मिजाज जैसी है, जिसको शायद नज़रअंदाज कर दिया गया, पर वो सब कुछ सहकर चुपचाप आज भी वहीं खड़ी है। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, एग्डन हीथ को सिर्फ एक बैकग्राउंड समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो एक जंगली, बहुत पुराना और इतना ताकतवर लैंडस्केप है जो इस कहानी के हर एक किरदार की किस्मत का फैसला करता है। तो सवाल उठता है, आखिर ये एग्डन हीथ है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये इंग्लैंड के वेसेक्स इलाके का एक बहुत बड़ा, वीरान और उदास सा बंजर मैदान है। लेकिन हार्डी के लिए, अरे उनके लिए तो ये सिर्फ एक जगह है ही नहीं, ये तो एक जीता जागता सोचने समझने वाला किरदार है। सोचिए, ये सदियों से वैसा का वैसा है, बिल्कुल बदला नहीं है। ये बहुत पुराना है और कुदरत की असली ताकत का सबसे बड़ा सिंबल है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जो लोग यहाँ रहते हैं ना, उनकी किस्मत का फैसला भी यही करता है। ठीक है, तो एग्डन हीथ को तो हमने समझ लिया। अब आते हैं कहानी के इंसानी किरदारों पर। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपनी कमजोरियां हैं, जिन्हें हम फेटल फ्लॉज कहते हैं। और होता क्या है कि इनकी ये कमजोरियां सिर्फ आपस में ही नहीं टकराती, बल्कि उस ताकतवर एग्डन हीथ से भी टकराती हैं। चलिए एक एक करके इन किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले हैं क्लाइम योबराइट। ये नेटिव हैं, यानी यहीं के रहने वाले जो पेरिस से लौटे हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी या फेटल फ्लॉ है इनका आइडियलिज्म। ये सोचते बहुत ऊंचा है, हीथ पर एक मॉडर्न स्कूल खोलना चाहते हैं, लेकिन इस बात को समझ ही नहीं पाते कि इनकी ये नई नई सोच उस पुरानी जगह से मेल नहीं खाती। फिर आती हैं यूस्टेशिया वाई, जिन्हें इस हीथ से सख्त नफरत है। उनकी कमी है उनका रोमांटिक पैशन। वो एक ऐसी ग्लैमरस, चकाचौंध भरी दुनिया के सपने देखती हैं जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। अगले हैं डेमन वाइल्डीफ। इनका मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। इनकी कमी है इनडिसाइसिवनेस, यानी कोई फैसला ना ले पाना। अब थॉमसन और डिग्रीवेन, ये वो दो किरदार हैं जो हीथ के साथ मिलकर चलते हैं, उसके साथ तालमेल बिठाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि उनमें रेजिलियंस और पेशेंस, यानी सहनशीलता और सब्र जैसे गुण हैं। और आखिर में है क्लाइम की माँ मिसेस योबराइट, जिनका घमंड, उनका प्राइड ही उनकी तबाही की वजह बनता है। इस पूरे नॉवल का जो सबसे बड़ा, सबसे दुखद टकराव है, वो क्लेम और यूस्टेशिया के बीच ही है। आप देखें, दोनों के सपने, दोनों के लक्ष्य एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं, बिल्कुल 180 डिग्री। एक तरफ क्लेम है जो मॉडर्न सोच और पढ़ाई लिखाई को दिखाता है, वो हीथ पर वापस आकर एक सीधी सादी जिंदगी जीना चाहता है। और दूसरी तरफ यूस्टेशिया है जो जुनून और बगावत की मिसाल है। उसका तो बस एक ही सपना है, किसी भी तरह इस हीथ से भागकर पेरिस की चकाचौंध भरी दुनिया में खो जाना। और बस उनकी यही जिद, यही उल्टी ख्वाहिशें इस कहानी के दुखद अंत की नींव रखती हैं। तो ठीक है, किरदार सेट हो गए, टकराव हमें पता चल गया। अब देखते हैं कि कहानी आगे बढ़ती कैसे है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है क्या है? ये पूरी की पूरी कहानी सिर्फ 1 साल और 1 दिन के अंदर हो जाती है। लेकिन यकीन मानिए, ये छोटा सा वक्त ऐसी ऐसी घटनाओं से भरा है जो सबकी किस्मत पलट कर रख देती हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है थॉमसन और वाइल्डेफ की एक नाकाम शादी से। ठीक तभी क्लाइम पेरिस से लौटता है और यूस्टेशिया को लगता है, बस यही है मेरा यहां से निकलने का टिकट। वो दोनों क्लाइम की मां की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है द क्लोज डोर वाला हादसा। बस एक छोटी सी गलतफहमी और उसकी वजह से मिसेस योबराइट की मौत हो जाती है। जाहिर है, क्लाइम इसका सारा इल्जाम यूस्टेशिया पर डाल देता है। और आखिर में क्या होता है? यूस्टेशिया एक तूफानी रात में वाइल्डेफ के साथ भागने की कोशिश करती है और दोनों डूब जाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद क्लाइम एक प्रीचर बन जाता है और थॉमसन को डिगोरी के साथ अपनी खुशी मिल जाती है। तो ये तो हो गई कहानी, प्लॉट हमने समझ लिया। लेकिन थॉमस हार्डी सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे हैं, वो इस कहानी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिंदगी के बारे में कुछ बहुत बहुत गहरे सवाल उठाने के लिए। तो चलिए अब इस नॉवेल की कोर थीम्स को समझने की कोशिश करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो हार्डी यहाँ 4 बड़ी थीम्स पर फोकस करते हैं। इंसान और प्रकृति के बीच का संघर्ष, किस्मत और इत्तेफाक का खेल, परंपरा और नए जमाने की सोच की टक्कर, और अंधापन जो सिर्फ आंखों का नहीं बल्कि दिमाग का भी है। चलिए अगली कुछ स्लाइड्स में इन्हें एक एक करके जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैन वर्सेस नेचर की।
यानी इंसान और कुदरत की लड़ाई की। ये शायद इस नॉवल की सबसे बड़ी थीम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो किरदार हीथ के कायदे कानूनों को समझ लेते हैं, उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे कि टॉमसन और डिग्री, वो आखिर में बच जाते हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन जो लोग हीथ से लड़ने की कोशिश करते हैं, जो सोचते हैं कि वो उसे अपनी मर्जी के आगे झुका लेंगे, जैसे कि यूस्टेशिया, वो तबाह हो जाते। यहाँ हॉडी हम सबसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं, क्या हमारी जिंदगी हमारी मर्जी से चलती है या हम सब सिर्फ किस्मत के हाथों की कठपुतलियां हैं? आप सोचिए, इस नॉवल में कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक खत का गुम हो जाना, एक दरवाजे का सही वक्त पर ना खुलना, और इन मामूली सी बातों से कितनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती हैं। पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे किरदार कुछ कर ही नहीं रहे, बल्कि संयोग और किस्मत ही उनकी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। अब आते हैं ब्लाइंडनेस की थीम पर, यानी अंधापन, और ये बहुत ही पावरफुल थीम है। देखिए, एक तो है लिटरल ब्लाइंडनेस, क्लाइम, जो बहुत ज्यादा पढ़ने की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो बैठता है। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस, यानी दिमाग का अंधापन, जो बाकी किरदारों में साफ साफ दिखता है। यूस्टेशिया और क्लाइम एक दूसरे की असलियत को देख ही नहीं पाते, और मिसेस योबराइट, वो तो अपने घमंड में इतनी अंधी हो जाती हैं कि उन्हें अपने बेटे की खुशी तक नजर नहीं आती। अच्छा, कहानी को और गहरा बनाने के लिए हार्डी ने कुछ बहुत ही ज़रूरी सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि बॉनफायर्स, यानी जो अलाव जलाए जाते हैं। ये किरदारों के अंदर दबे हुए जुनून और उनकी बगावत को दिखाते हैं। फिर है द रेडल, वो लाल रंग जिसमें डिग्री वेन हमेशा रंगा रहता है। ये उसका ज़मीन से, उस हीट से जो गहरा कनेक्शन है, उसे दिखाता है। और आखिर में है रेन बैरो, ये वो पुराना टीला है जो हमें याद दिलाता है कि कैसे गुजरा हुआ वक्त आज भी हमारे प्रेजेंट को प्रभावित करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 1400 साल बाद भी हम इस नॉवेल को क्यों पढ़ रहे हैं? ये इतना ज़रूरी क्यों है? आज भी इसे एक मास्टरपीस क्यों माना जाता है? चलिए अपने आखिरी हिस्से में इसी बात को समझते हैं। देखिए, द रिटर्न ऑफ द नेटिव असल में विक्टोरियन ट्रेजेडी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब ये विक्टोरियन ट्रेजेडी होती क्या है? ये एक ऐसा लिटरेरी जॉनर है जिसमें किसी हीरो या हीरोइन की तबाही सिर्फ एक वजह से नहीं होती, बल्कि ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। उसकी अपनी कमजोरियां, समाज का दबाव और बेरहम किस्मत। और क्लिम और यूस्टेशिया की कहानी हमें बिल्कुल यही दिखाती है। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, एग्डन हीथ की असली ट्रेजेडी है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ किरदारों की मौत है, या फिर ये एक पुरानी ताकतवर दुनिया के सामने नए जमाने के सपनों की हार है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।